ये कहानी है मुत्तू की। कुछ साल पहले मुत्तू की राइट आई में चोट लगी और उनकी राइट आई की रोशनी चली गई। फिर कुछ ही साल बाद लेफ्ट आई भी ब्लर होने लगी और मुत्तू अब मान बैठे थे कि अब वो पूरी तरह से ब्लाइंड हो जाएंगे और कुछ ही समय में कुछ भी दिखना उन्हें बंद हो जाएगा। भारत में ये कहानी मुत्तू जैसे कई लोगों की होती है जो हर साल अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस का शिकार बनते हैं। इंडिया में एस्टिमेटेड 7 करोड़ लोग विजुअली इम्पेयर्ड हैं और इनमें से 62% की विजुअल इम्पेयरमेंट का रीज़न है कैटेरेक्ट्स। कैटेरेक्ट में नॉर्मल आई के मुकाबले आई लेंस क्लाउडी हो जाता है जिससे धीरे धीरे आंखों से दिखना बंद हो जाता है। कैटेरेक्ट डेवलप होने में ऑन एन एवरेज 8 से 10 साल का समय लगता है और धीरे धीरे आंखों की पूरी रोशनी खत्म हो जाती है। कैटेरेक्ट लेकिन कम्प्लीटली अवॉइडेबल है और मुथ्थू ने भी ब्लाइंडनेस को अवॉइड कर दिया और ये पॉसिबल हो सका अरविंद आई केयर की वजह से। अरविंद आई केयर हेल्थ केयर का ऐसा मॉडल जिसको कॉपी करने वर्ल्ड के टॉप ऑप्थेमोलॉजिस्ट इंडिया आते हैं। एक ऐसा मॉडल जिसको ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में स्टडी किया जाता है। ये मॉडल डेवलप हुआ कैसे, इसकी कहानी को जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। वर्ल्ड वॉर 2 के समय पर गोविंदप्पा वेंकटा स्वामी 1944 में मद्रास से अपना एमबीबीएस कंप्लीट करते हैं और एमबीबीएस कंप्लीट करते ही आर्मी कॉर्प्स में एज अ डॉक्टर ज्वाइन कर लेते हैं। आर्मी कॉर्प्स के बाद उनका सपना था ऑब्स्टेट्रिशियन बनने का, मगर आर्मी में रहते वक्त उन्हें आर्थराइटिस हो जाता है और जिससे 2 साल तक के लिए वो बेड रिडन हो जाते हैं। तो एक तरफ जहाँ उनके फिंगर्स हमेशा के लिए ट्विस्ट हो जाते हैं, दूसरी तरफ ट्विस्ट होती है उनकी डेस्टिनी, क्योंकि अब वो ऑब्स्टेट्रिशियन की जगह ऑप्थोमोलॉजिस्ट बनने वाले थे। डॉक्टर वेंकटेश स्वामी को जानने वाले लोग उन्हें प्यार से डॉक्टर वी भी कहते थे। ऑप्थेमोलॉजिस्ट बनने के बाद 1956 में वो मदुराई मेडिकल कॉलेज के आई सर्जन बनते हैं और वो इस पोजीशन पे 20 साल तक रहते हैं। इन 20 सालों में वो तमिलनाडु में हजारों आई कैंप्स लगाते हैं। लेकिन फिर साल आता है 1976 का और वक्त उनके रिटायरमेंट का। नॉर्मली रिटायर होने के बाद डॉक्टर्स या तो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे या पूरी तरह से रिलैक्स करते थे। लेकिन डॉक्टर वी पर तो महात्मा गांधी और अरविंदो घोष का इन्फ्लुएंस था और मन में इच्छा थी सोसाइटी के लिए कुछ करने की। लेकिन इसी के साथ उन्हें एक मलाल भी था कि वो अपने 20 साल के करियर में इंडिया से नीडलेस ब्लाइंडनेस को कम्प्लीटली इराडिकेट नहीं कर पाए। और इसी मलाल से शुरुआत होती है अरविंद आई केयर की, एक हॉस्पिटल जिसका मिशन था इंडिया से अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस को पूरी तरह से खत्म करना और इवेंचुअली पूरी दुनिया से भी। लेकिन हॉस्पिटल बनने के लिए ज़रूरत होती है पैसे की और डिस्पाइट ईयर्स ऑफ गवर्नमेंट सर्विस डॉक्टर वी के पास उतना पैसा नहीं था। डॉक्टर वी के बड़े मिशन में एक बहुत छोटी सी रुकावट थी। डॉक्टर वी ने एक हॉस्पिटल बनाने के लिए अपना घर तक गिरवी रख दिया, अपने भाइयों को मनाया, अपने परिवार से कुछ पैसा लिया और इस तरह शुरुआत हुई 1976 में मदुराई में पहले अरविंद आई केयर हॉस्पिटल की। 11 बेड के इस हॉस्पिटल में हर इंसान के लिए जगह थी, फिर चाहे उसके पास पैसे हो या ना हो, यहाँ पर हर किसी का इलाज आराम से हो जाता था। तो एक सवाल उठता है कि बिना पैसे के इलाज कराना पॉसिबल कैसे हो सकता है। यहाँ पर आता है अरविंद का यूनिक क्रॉस सब्सिडी मॉडल। इस मॉडल के तहत पेशेंट चुन सकते थे, वो अपने इकोनॉमिक सर्कमस्टांसिस के हिसाब से या तो पूरी फी दे सकते थे, पूरी तरह से ऑपरेशन को फ्री में करवा सकते थे, या फिर वो जितना पैसा दे सकते हैं उतना पैसा दे सकते थे। और जो फीस पेइंग पेशेंट से ली जाती थी उससे नॉन पेइंग पेशेंट का इलाज सब्सिडाइज होता था। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि पेइंग पेशेंट को बहुत ज़्यादा चार्ज किया जाता था। पेइंग पेशेंट को इनफैक्ट आसपास के कंपेरेबल हॉस्पिटल्स के जितना ही चार्ज किया जाता था और उसके बावजूद नॉन पेइंग पेशेंट का कॉस्ट उन पेइंग पेशेंट से निकाल लिया जाता था। अब फ्री सर्विस डिलीवरी वाले तो बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतम मॉडल्स में डोनेशन होता है। लेकिन अरविंद को एक बात हमेशा से क्लियर थी कि वो डोनेशन के बेसिस पे अपने पूरे सिस्टम को रन नहीं करेंगे और इसके लिए शुरुआत से ही अरविंद का ये पूरा ऑपरेशन सेल्फ सस्टेनेबल होता है। यानी कि डोनेशन मिलता तो है, लेकिन डोनेशन के बिना भी अरविंद नॉन पेइंग पेशेंट्स को आराम से अपना इलाज कर सकता था और इनफैक्ट अरविंद एक सरप्लस भी जनरेट कर रहा था। इसी के कारण अगले ही साल अरविंद 11 बेड के हॉस्पिटल से एक 30 बेड का हॉस्पिटल खोल लेता है। 1978 यानी कि सिर्फ 2 साल बाद अरविंद ने 70 बेड का हॉस्पिटल बनाया एक्सक्लूसिवली फॉर फ्री पेशेंट और 1981 में उससे भी बड़ा हॉस्पिटल बना फॉर द पेइंग पेशेंट।
ओवर एन एरिया ऑफ 80,000 स्क्वायर फीट। लेकिन इतने कम समय में इतनी ग्रोथ कैसे पॉसिबल थी, और क्या कोई क्वालिटी का डिफरेंस था बिटवीन द पेइंग पेशेंट एंड द नॉन पेइंग पेशेंट? पेइंग पेशेंट और नॉन पेइंग पेशेंट की ट्रीटमेंट क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं था। उन्हें सेम डॉक्टर्स ट्रीट करते थे, सेम नर्सिंग स्टाफ उनकी देखभाल करते थे, और उन्हें सेम इक्विपमेंट से ट्रीट किया जाता था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि पेइंग पेशेंट्स को ऑप्शन मिलता था उनके अकोमोडेशन चूज़ करने का। वो अपने पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से अपनी अकोमोडेशन का लग्जरी लेवल डिसाइड कर सकते थे। लेकिन फिर अगला सवाल आता है कि अगर सबको सेम लेवल की केयर दी जा रही है, तो अरविंद इतनी जल्दी इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बिल्ड कर पा रहा था? इस सवाल का जवाब मिलता है अरविंद के कॉस्ट स्ट्रक्चर से। इसे समझने के पहले हम एक आई हॉस्पिटल के दो मेजर कॉस्ट को समझ लेते हैं। एक आई हॉस्पिटल के कॉस्ट को हम फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होते हैं जो हॉस्पिटल को वेयर करने ही होंगे, रिगार्डलेस कि पेशेंट कितने आए। तो जैसे जैसे पेशेंट का इनफ्लो बढ़ेगा, जिसको हम यूटिलाइजेशन रेट भी बोल सकते हैं, वैसे वैसे हॉस्पिटल के फिक्स कॉस्ट कम होंगे। डॉक्टर वी हमेशा से ही मैकडोनल्ड्स के मॉडल से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे। उन्हें पता था कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल तभी अचीव होंगी और कॉस्ट कंट्रोल तभी अचीव होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट हॉस्पिटल में आए। विलेज कैंप एक इम्पॉर्टेंट जरिया थे पेशेंट इनफ्लो को इंश्योर करने का। अरविंद कोलैबोरेट करता लोकल एनजीओ और लोकल बिजनेसमैन से, और उनके डोनेशन से आई कैंप्स लगाता। यहाँ पर आइस कैंप में आसपास के गांव से कई सारे पेशेंट आते हैं और सुबह से उन्हें डायग्नोस किया जाता। डायग्नोसिस के हिसाब से उन्हें या तो स्पेक्टिकल रिकमेंड किए जाते हैं या फिर उन्हें सर्जरी रिकमेंड की जाती। जिन लोगों को सर्जरी रिकमेंड की जाती, उन्हें उसी दिन पास के अरविंद हॉस्पिटल में ले जाया जाता और 3 दिन के भीतर उनकी सर्जरी पूरी करके उन्हें वापस उनके घर भेज दिया जाता था। ऑल्दो इन आई कैंप्स में मोस्ट पेशेंट नॉन पेइंग कैटेगरी के थे, लेकिन इन आई कैंप्स के बदौलत ये इंश्योर होता कि अरविंद हॉस्पिटल्स में हमेशा एक कांस्टेंट पेशेंट का इनफ्लो इंश्योर हो सके। इन कैंप्स में ज़्यादातर लोगों को आई ग्लासेस प्रिस्क्राइब किए जाते, लेकिन ओवर टाइम अरविंद ने देखा कि जिन लोगों को ग्लासेस प्रिस्क्राइब किए जा रहे हैं, वो लोग आई ग्लासेस खरीद नहीं रहे। जब और पड़ताल की तो ये पता चला कि आई ग्लासेस खरीदना एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस थी। आई ग्लासेस खरीदने के लिए पहले एक विलेजर को पास के ऑप्टिशियन के पास जाना पड़ता, फिर उस ऑप्टिशियन के पास जब ग्लास बन जाए तो उसे कलेक्ट करना पड़ता, फिर उस कलेक्टेड ग्लास को डॉक्टर के पास ले जाया जाता और फिर चेक किया जाता कि क्या ये ग्लास सही बना है। ये ना सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग थी, लेकिन क्योंकि ये लोग सारे गांव से आते थे तो उनके लिए बार बार शहर जाना भी पॉसिबल नहीं था। अरविंद ने इस प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया और इसको सॉल्व किया बाय इंश्योरिंग कि अगली बार जब भी अरविंद आई कैंप लगाए तो अपने पास डेटा के हिसाब से आई ग्लासेस का नंबर फोरकास्ट करें और उन आई ग्लासेस को इन हाउस मैन्युफैक्चर करके खुद ही आई कैंप्स में ले जाए। अब लोग आई कैंप्स में आते, उन्हें आई ग्लास प्रिस्क्राइब किए जाते हैं और अरविंद उन्हें इमीडिएटली आई ग्लासेस दे देता था। इससे ना सिर्फ पेशेंट्स को इमीडिएटली आई ग्लासेस मिल जाते थे, बल्कि उन्हें ये आई ग्लास मार्केट से कम दाम में मिलते थे। देखते ही देखते अरविंद का स्पेक्टिकल डिवीजन अपने आप में एक प्रॉफिट सेंटर बन गया। फिक्स कॉस्ट में अपने एसेट की यूटिलाइजेशन बढ़ाने के लिए अरविंद ने कई और इनोवेशन की। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट इनोवेशन थी अपने फ्लोर स्पेस को इफेक्टिवली यूज़ करना। अरविंद ने और हॉस्पिटल्स को देखा और पाया कि वहाँ पर सारे पेशेंट्स को बेड पे लेटाया जाता था, लेकिन उन्होंने अपने वेटिंग वार्ड में बेड्स हटा करके चटाइयाँ लगवा दी, जिससे लिमिटेड फ्लोर स्पेस पे ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को अकोमोडेट किया जा सके। लेकिन इससे भी ज़्यादा इनोवेशन हुई वेरिएबल कॉस्ट में। अब वेरिएबल कॉस्ट को हम अगेन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट एंड कॉस्ट ऑफ सैलरी। कैटरेक्ट की सर्जरी में एक पेशेंट के पास दो ऑप्शन होते थे, उसके लेंस को रिमूव करके या तो उसे एक स्पेक्टिकल पहना दिया जाए या फिर उस लेंस की जगह एक इंट्राओक्यूलर लेंस वहाँ पर लगा दिया जाए। पहले ऑप्शन में पेशेंट को एक भारी ग्लास हमेशा अपनी आंखों पर पहनना पड़ता था और उसका विजन भी पूरी तरह से रिस्टोर नहीं हो पाता था। वहीं दूसरे ऑप्शन में पेशेंट का रिकवरी बेहतर थी और उसे कोई भारी स्पेक्टिकल भी नहीं पहनना पड़ता था, लेकिन दिक्कत थी उस पूरी सर्जरी का कॉस्ट। आईओएल को बाहर से इंपोर्ट किया जाता था और इसे आईओएल की कॉस्ट सिग्निफिकेंटली ज़्यादा होती थी,
जो कि मोस्ट पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी के बाहर थी। अब अरविंद के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो अपने पेइंग पेशेंट को आईओएल का ऑप्शन दे सकता था, नॉन पेइंग पेशेंट को ट्रेडिशनल सर्जरी दे सकता था, या फिर नॉन पेइंग पेशेंट को आईओएल का कॉस्ट वो खुद उठा सकता था। जहाँ पहला ऑप्शन उसके मिशन के खिलाफ हो जाता, दूसरा ऑप्शन उसके लिए फाइनेंशियली फिजिबल नहीं था। इसलिए 1992 में अरविंद ने डिसाइड किया कि वो आईओएल को भी इन हाउस मैन्युफैक्चर करेगा, और इस तरह शुरुआत हुई ओरोलैब की, जो कि अरविंद का एक नॉन प्रॉफिट आईओएल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन था। ओरोलैब ने आईओएल की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को काफ़ी कम कर दिया। जो लेंस पहले $100 में इंपोर्ट होता था, ओरोलैब अब उसे इन हाउस $3 में मैन्युफैक्चर कर रही थी। इससे आईओएल सर्जरी सारे पेशेंट्स के लिए अफोर्डेबल हो गई, और नॉन पेइंग पेशेंट को अरविंद आईओएल भी लगा सकता था। ओवर टाइम ओरोलैब हर साल 20 लाख से ज़्यादा आईओएल प्रोड्यूस करने लगा, और आज उसके आईओएल 160 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में जाते हैं। अब सर्जरी में लेंस के अलावा एक और इम्पोर्टेंट वेरिएबल था, सूचर्स। सूचर्स भी बाहर से इंपोर्ट किए जाते थे, इसलिए ओरोलैब ने 1998 में सूचर्स का भी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी, और इस तरह सूचर्स का दाम 75% कम कर दिया, और इम्पोर्टेड कॉस्ट की 25% कॉस्ट में सूचर्स इंडिया में अवेलेबल हो गए। इक्विपमेंट के बाद दूसरा कॉस्ट होता है सैलरीज, और यहाँ पर भी अरविंद अपनी कॉस्ट लीडरशिप दिखाता है। अरविंद हॉस्पिटल में जो डॉक्टर एम्प्लॉय होते हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर से कम कमाते हैं। उसका एक मेजर रीज़न होता है कि अरविंद के डॉक्टर्स के पास समय नहीं होता है अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करने का। अरविंद के डॉक्टर जहाँ मंडे टू फ्राइडे सर्जरीज करते हैं, सैटरडे संडे उन्हें आई कैंप्स में भेज दिया जाता है। तो वे मार्केट रेट से कम सैलरी पर डॉक्टर्स यहाँ पर काम क्यों करते हैं? इसके पीछे कारण है अरविंद की सर्विस बेस्ड फिलोसॉफी का। जब भी कोई डॉक्टर अरविंद से जुड़ता है तो वो अपने आप को एक मिशन का पार्ट समझता है। मिशन इंडिया से प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस को खत्म करने का, और इस तरह एक मिशन का पार्ट होने से कम सैलरी पर भी डॉक्टर अरविंद के साथ काम करते हैं। ये सर्विस मेंटालिटी अरविंद में सिर्फ डॉक्टर्स तक सीमित नहीं है। अरविंद का पूरा स्टाफ एक बीमार इंसान को बीमार इंसान की तरह नहीं देखता है, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है जो भगवान ने उन्हें दी है, एक इंसान को रोशनी देने की। और ये सर्विस मेंटालिटी अरविंद ने पिछले 50 सालों से मेंटेन करके रखी है, और इसका कारण है अरविंद का अपने कल्चर पर फोकस। अरविंद का अपने कल्चर पर फोकस इतना पर्टिकुलर है कि जब पौंडुचेरी में अरविंद का एक हॉस्पिटल खोला गया, तब अरविंद के एक फाउंडिंग स्वीपर को पौंडीचेरी के हॉस्पिटल भेजा गया ताकि वो वहाँ के स्वीपर्स को ट्रेन कर सकें, स्वीपिंग में नहीं, अरविंद के कल्चर में। फाइनली एक और तरीका है जैसे अरविंद ने अपने कॉस्ट को कंट्रोल में रखा है, वो है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ऑपरेशंस। बाकी हॉस्पिटल जहाँ पर एक डॉक्टर साल में 200 सर्जरी करता है, वहीं अरविंद के डॉक्टर्स साल में 3000 सर्जरीज करते हैं, और इससे ना सिर्फ कॉस्ट ऑफ सर्जरी कम होता है, बल्कि अरविंद के डॉक्टर्स को एक्सपोजर मिलता है बहुत सारी सर्जरी करने का, जो कि एक कारण बनता है फॉर स्टेइंग डिस्पाइट द लो सैलरी। अरविंद अपने ऑपरेशंस को कैसे ऑप्टिमाइज करता है, इसको समझने के लिए हमको एक आई सर्जरी की प्रोसेस को समझना होगा। एक आई सर्जरी में 3 पार्ट होते हैं, प्री ऑपरेशन प्रिपरेशन, सर्जरी एंड पोस्ट ऑपरेशन प्रोसीजर। अरविंद स्टेप नंबर 1 एंड 3, जिसमें एक ऑप्थेमोलॉजिस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, उसे डेलीगेट करता है नर्सिंग स्टाफ को, और इंश्योर करता है कि एक ट्रेंड ऑप्थेमोलॉजिस्ट का पूरा फोकस स्टेप 2 पे रहे। लेकिन बाकी हॉस्पिटल जहाँ पर डॉक्टर स्टेप 1 और 3 नहीं भी करते हैं, वहाँ पर डॉक्टर को इंतजार करना पड़ता है स्टेप 1 और स्टेप 3 का पूरा होने का बिफोर गोइंग टू अनदर सर्जरी। अरविंद ने भी इस प्रॉब्लम को अपने यूनिक 2 टेबल ऑपरेशन से सॉल्व कर दिया। 2 टेबल्स के बीच में ऑपरेशन करता है। जैसे ही पहली टेबल का ऑपरेशन खत्म होता है, वैसे ही अरविंद का डॉक्टर दूसरी टेबल पर चला जाता है। अब दूसरी टेबल पर जैसे ही ऑपरेशन शुरू होता है, पहली टेबल से पिछले पेशेंट को बैंडेज करके निकाला जाता है और एक नए पेशेंट को रेडी किया जाता है, जिससे जैसे ही सेकंड टेबल पर ऑपरेशन खत्म होगा, अरविंद का ये डॉक्टर पहली टेबल पर तीसरे पेशेंट को ऑपरेट करने के लिए तैयार हो जाएगा। इस प्रोसेस से इंश्योर होता है कि अरविंद के डॉक्टर्स पूरी तरह से यूटिलाइज रहें और उन्हें सर्जरी के बीच में किसी भी तरह से टाइम वेस्ट ना करना पड़े। अब एक एवरेज डॉक्टर से 7 गुना ज़्यादा ऑपरेशन करने से हो सकता है कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो,
या ऐसा सवाल आपके मन में आए। लेकिन यहाँ पर भी अरविंद आउट परफॉर्म करता है बाकी सारे इंटरनेशनल हॉस्पिटल को। जहाँ अरविंद का इन्फेक्शन रेट 4 पर 10,000 ऑपरेशन है, वहीं इंटरनेशनली ये रेट 6 पर 10,000 ऑपरेशन है। ये दिखाता है कि कैसे अरविंद क्वालिटी पर बिना कॉम्प्रोमाइज़ करे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बेहतर हेल्थ केयर डिलीवर कर पाता है। अरविंद के इस लो एरर रेट के पीछे कारण है अरविंद के डॉक्टर्स, जो कि इतनी ज़्यादा सर्जरी करने के बाद सुपर स्पेशलिस्ट हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली कम एरर करते हैं। और यही सुपर स्पेशलाइजेशन कारण बनता है ओवर टाइम पेइंग पेशेंट्स को अट्रैक्ट करने का, क्योंकि अब पेइंग पेशेंट भी सबसे बेहतर जगह आई केयर के लिए जो है वहाँ से अपना ऑपरेशन कराना चाहते हैं। लेकिन अमीर लोगों से ज़्यादा सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अरविंद का होता है गरीब लोगों की ज़िंदगी में। एक यूनिवर्सिटी ने अपनी रिसर्च में पाया कैटरेक्ट के ऑपरेशन के बाद 85% मेल और 58% फीमेल अपने लॉस्ट जॉब को रिगेन कर लेते हैं। और कैटरेक्ट की सर्जरी में यूज़ हुए कॉस्ट को 1 साल के भीतर ही रिको कर लेते हैं। वो ना सिर्फ पूरे कॉस्ट को रिको करते हैं, बल्कि 1 साल में उससे 15 गुना ज़्यादा कमा लेते हैं। मुथु के एग्जाम्पल पर वापस चलते हैं। सर्जरी के बाद खुश होकर मुथु ने बताया कि वो अब अपने पुराने काम पर वापस लौट जाएंगे और उनका सपना है कि अगले साल वो अपनी पोती को गांव के मेले में ले जा पाए। अरविंद के कारण मुथु का ये सपना पूरा होगा। इतनी सक्सेस के बावजूद भी अरविंद को पता है कि वो अपना मिशन अकेले पूरा नहीं कर सकता। इसलिए अरविंद मेंटोर करता है बाकी सारे हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को जो कि उसके मॉडल को कॉपी करना चाहे, जिससे नीडलेस ब्लाइंडनेस वो ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड से प्रिवेंट कर सके। अरविंद ये मेंटोरशिप 2 तरीके से प्रोवाइड करता है। पहला, अरविंद के कुछ ऑफिशियल उस हॉस्पिटल की लोकेशन पर जाते हैं और वहाँ की लोकल कंडीशंस के हिसाब से उनको एक प्लान तैयार करके देते हैं। और दूसरा, कई सारे हॉस्पिटल के लोग, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ अरविंद में आकर अरविंद के मॉडल को स्टडी करके अपने हॉस्पिटल में एमुलेट करते हैं। इंडिया और उसके अलावा 50 और कंट्री के 250 से ज़्यादा हॉस्पिटल आज अरविंद के मॉडल को कॉपी कर चुके हैं। इस मॉडल के 4 मेन पिलर्स हैं। पहला, हर उस इंसान तक पहुंचना जिसे सर्विस की नीड हो, ना कि जो इस सर्विस को अफोर्ड कर सके। दूसरा, अपनी सर्विस क्वालिटी को टॉप नॉच रखना। तीसरा, हॉस्पिटल को पेशेंट रेवेन्यू से फाइनेंशियली वायबल बनाना। और चौथा, स्केर्स रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूज करना। सो व्हाट आर द लेसन्स दैट वी कैन लर्न फ्रॉम द अरविंद स्टोरी? मार्केटिंग एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। हार्वर्ड के एक्स प्रोफेसर सीके प्रहलाद ने इसे कॉन्सेप्चुलाइज किया। इस कॉन्सेप्ट के तहत एक प्लेयर मार्केट के उस एरिया में अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेचता है जहाँ पर कोई और अपने प्रोडक्ट्स को नहीं बेचता है, क्योंकि उसे लगता है कि वहाँ के लोग उस प्रोडक्ट को या सर्विस को अफोर्ड नहीं कर सकते। अरविंद ने भी कुछ ऐसा ही किया जब उसने नॉन पेइंग पेशेंट्स के लिए आई कैंप लगाए। ये लोग इतने गरीब थे कि ये आई सर्जरी नहीं करा सकते थे और बाकी सारे हॉस्पिटल इन पर ध्यान नहीं दे रहे थे। अब इनमें से कई सारे पेशेंट अरविंद को पे नहीं करते थे, लेकिन इससे अरविंद का सिस्टम स्ट्रेस हुआ और इस स्ट्रेस सिस्टम को बचाने के लिए एक्सट्रीम कॉस्ट कंट्रोल के तरीके अरविंद को अपनाने पड़े, जो कि अल्टीमेटली अरविंद के मॉडल की बैकबोन बनी। और साथ ही में इससे जो स्पेशलाइजेशन डेवलप हुई, इससे अरविंद का हॉस्पिटल पेइंग पेशेंट्स के लिए भी अट्रैक्टिव बन गया। सेकेंड लेसन, वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन में एक कंपनी अपने सप्लायर पे अपना डिपेंडेंस कम कर देती है और कोई प्रोडक्ट जो कि वो अपनी पूरी प्रोसेस में यूज़ करती है उसे इन हाउस बनाने लगती है। इसका एग्जांपल हो सकता है कार कंपनी जो कि टायर इन हाउस मैन्युफैक्चर करने लगे, और हो सकता है इस मैन्युफैक्चरिंग में उसे टायर का कॉस्ट भी कम हो और उसकी पूरी सप्लायर पर डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। इंट्राओक्यूलर लेंस के समय अरविंद के पास जो ऑप्शंस थे वो बिल्कुल भी फाइनेंशियली सस्टेनेबल नहीं थे, और इसलिए अरविंद ने डिसाइड किया इंट्राओक्यूलर लेंस के पूरे प्रोडक्शन को वर्टिकली इंटीग्रेट करने का। ओवर टाइम इंट्राओक्यूलर लेंस न सिर्फ अरविंद ने बहुत कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से प्रोड्यूस किए, बल्कि इंट्राओक्यूलर लेंसेज की कीमत पूरे वर्ल्ड के लिए अफोर्डेबल कर दी। तीसरा, कॉन्स्टेंट इनोवेशन। एक कंपनी मार्केट में तभी रह सकती है जब वो कॉन्स्टेंटली इनोवेट करे, और अरविंद का मॉडल भी इसी का एक उदाहरण है। अरविंद ने भी अपने सर्विस डिलीवरी मॉडल को रेगुलरली अपडेट किया। शुरुआत में विलेज कैंप ऑर्गेनाइज किए ताकि पेशेंट्स का एक रेगुलर इनफ्लो बन सके।
जब देखा कि ग्लासेस का कंप्लायंस रेट बहुत कम है, तो ग्लासेस को खुद मैन्युफैक्चर करके खुद केम्स में लाने लगा, जिससे लोग ग्लास पहने और अपने प्रिस्क्राइब स्पेक्टिकल्स को कंप्लाई करें। और ओवर टाइम अरविंद ने अब अपनी टेली हेल्थ सर्विसेज को भी डेवलप कर लिया है, जिससे जो पेशेंट गांव में हैं और अरविंद के पास या अरविंद के कैंप्स तक सीधे नहीं जा सकते, उन्हें भी अरविंद के डॉक्टर्स अब ट्रीट कर सके। डिफरेंशिएटेड सर्विसेज। कई बार एक कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विस के अलग अलग टियर बना देती है, जिससे वो कंज्यूमर की विलिंगनेस टू पे को आइडेंटिफाई कर सकें और सबसे ज़्यादा कंज्यूमर सरप्लस उससे निकाल सकें। इसका एक एग्जांपल हो सकता है एक एयरलाइन कंपनी जो अपनी सीट्स को बिजनेस क्लास और इकोनॉमिक क्लास में डिवाइड कर देती है। अरविंद का विजन हमेशा से क्लियर था, उसे वर्ल्ड से प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस को खत्म करना था। लेकिन ये पूरा मॉडल उसे डोनेशन पे नहीं चलाना था, और इसे चलाने के लिए ज़रूरत होती पेइंग पेशेंट्स की। लेकिन पेइंग पेशेंट को एक ऐसे हॉस्पिटल में अट्रैक्ट करना जहाँ पे फैसिलिटी बाकी हॉस्पिटल के मुकाबले थोड़ी कम लग्जूरियस है, वो थोड़ा कम पॉसिबल था, और इसलिए पेइंग कस्टमर्स को लग्जरी सर्विस प्रोवाइड की गई। इस डिफरेंशिएटेड सर्विस में कस्टमर को ऑप्शन दिया जाता वो अपनी पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से अपने अकोमोडेशन को चूज़ कर सके। वो चाहे तो एक लग्जरी सूट में रहे या फिर एक एसी वाले रूम में अपना ऑपरेशन कराए। लेकिन अरविंद ने कभी भी अपनी कोर सर्विस के साथ समझौता नहीं करा। कैटरेक्ट सर्जरी, जो कि उसकी कोर सर्विस थी, उसे पेइंग और नॉन पेइंग पेशेंट के लिए सेम रखा। फ़र्क सिर्फ ऐसी सर्विसेज में किया जो नॉन एसेंशियल थी और कंफर्ट लेवल को बढ़ा देती थी। अरविंद ने ये इंश्योर किया कि उसकी कोर सर्विस जैसे कि कैटरेक्ट सर्जरी सबके लिए सेम हो। फ़र्क सिर्फ एसेसरी सर्विसेज में हो जो कि नॉन एसेंशियल थी और पेइंग पेशेंट का कंफर्ट बढ़ा देती थी, और इसलिए पेइंग पेशेंट ज़्यादा पैसा अरविंद को देने के लिए तैयार हो जाते थे। आई होप अरविंद की इस स्टोरी से आपको इंस्पिरेशन मिली होगी एंड यू हैव लर्न how business concepts can be applied to create a positive impact in the society.